जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं दिव्यांश नामदेव आप सभी का पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, ऐसे तो देखा जाए भारत के बहुत सारे लंबे समय तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होते आए हैं, लेकिन आज तक भी किसी के भी अपॉइंटमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तुरंत ही चैलेंज कभी नहीं किया गया है। फिर भी अपन समझते हैं कि आखिर ज्ञानेश कुमार जी के इस अपॉइंटमेंट के बाद इतना ऐसा क्या पूरे भारत में मसला मच गया है जिसको आपको समझने की आवश्यकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए पहले तो अपन ये देखते हैं कि जो ज्ञानेश कुमार जी है वो भारत के 26 नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं, वो भी एक नए प्रोसेस के तहत, एक नए नियम के तहत जिसे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने 2023 में बनाया था। बस बात यही है और मुद्दा भी यही है। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं और यह समझते हैं कि ज्ञानेश कुमार जी आखिरकार है कौन। तो ये भारत के पहले ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं जिन्हें न्यू लॉ के तहत अपॉइंट किया गया है। और अगर आप इनके एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो इनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है। मतलब कहने का यह है कि ये एक आईआईटीएन भी है, इसके अलावा इन्होंने बिजनेस फाइनेंस भी करके रखा है और इन्होंने एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से करके रखी है। इसके अलावा अगर इनके थोड़ा और अच्छे बैकग्राउंड की बात करें तो ये ऑलरेडी केरला कैडर के 1988 के आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं। और भी बेहतरीन बात मैं इनकी बताता हूं आपको, जो ज्ञानेश कुमार जी है इन्होंने बहुत ही की रोल प्ले किया था फॉर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बेहतरीन इनका व्यक्तित्व रहा है हमेशा से ही। और ऊपर से इसके पहले जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे राजीव कुमार जी, है ना, उनके ठीक बाद ये सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट ऑफिसर माने जाते थे आपके इलेक्शन कमीशन में। तो कहने का मतलब यह है कि इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है और जो पूरे भारत में मसला चल रहा है वो इनके एजुकेशनल बैकग्राउंड को लेकर नहीं है, बल्कि प्रोसेस को लेकर है जो अभी वर्तमान समय में नए तरीके से पार्लियामेंट के द्वारा लागू की गई है। तो आइए समझते हैं कि पहले और अब में क्या अंतर है। तो देखा जाए तो देखिए, पहले जो इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए जाते थे अंडर द आर्टिकल 324, आपको तो पता ही है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 15 आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है। और उसमें भी आर्टिकल 324 विशेषकर क्या बोलता है उसे थोड़ा गंभीरता से सुनिएगा। आर्टिकल 324 यह स्टेट करता है कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स है और जो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन है उनको किस तरीके से आप अपॉइंट कर सकते हैं। तो फिलहाल पहले क्या होता था, एक नॉर्मल सी प्रोसीजर को फॉलो किया जाता था। कहने का मतलब यह है कि उस नॉर्मल सी प्रोसीजर में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते थे और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे वो एक नाम तय करते थे और फिर उस नाम को प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता था। फिर प्रेसिडेंट क्या करते थे, उन्हें डायरेक्टली अपॉइंट कर देते थे। अब ये जो प्रोसीजर फॉलो की जा रही थी बहुत लंबे समय तक, ये एक्चुअली में 1991 से की जा रही थी। यहां पर ये देखिए, ये दिया है 1991 से की जा रही थी। लेकिन हुआ वही है कि अपॉइंटमेंट की प्रोसीजर हुआ कैसी करती थी और कैसे किसी व्यक्ति को चुना जाता था, इसके बारे में आर्टिकल 324 में जिक्र नहीं है। इवन ये जो 1991 का एक्ट है, इलेक्शन कमीशन कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, इसके बारे में भी इसका प्रोसीजर नहीं दिया गया है। अब हुआ यह है कि 1991 के बाद अक्सर आपने देखा होगा कि भारत में जितने भी चुनाव हुए हैं, अक्सर उसमें चुनाव जीतने के बाद कुछ हमें ऐसी चीजें सुनने को मिल जाती थी जो अक्सर ये बोलती थी कि वर्तमान का जो इलेक्शन कमीशन है वो थोड़ा बायस नेचर का हो चुका है, वो थोड़ा अलग लेवल का काम कर रहा है और हो सकता है कि वो किसी एक पार्टी का पक्ष रखते हुए काम कर रहा है। इवन ईवीएम को लेकर भी कई बार इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी क्वेश्चंस उठे हैं। तो बस इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टाइम पहले एक वर्डिक्ट दिया था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होना चाहिए वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि एक कमिटी बनानी चाहिए और उस कमिटी में प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए। फिर ये तीन लोग मिलकर एक नाम डिसाइड करेंगे और वो नाम फिर आपको कहां भेजा जाएगा, प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा और फिर प्रेसिडेंट उन्हें एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर देंगे। बस उसी को ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया था 2023 में। इधर देखिएगा ध्यान से, 2023 में जो ये एक्ट पास किया गया था इसका नाम था द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023। अब बात यह है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट का वो दिया गया वर्डिक्ट और कैसे ये एक्ट डिफरेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इस एक्ट के अनुसार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स है और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स है उनका अपॉइंटमेंट एक कमिटी करेगी और उस कमिटी में सबसे पहले नंबर पे होंगे आपके प्राइम मिनिस्टर, जो वर्तमान समय में मोदी जी हैं।
सेकंड नंबर पे होंगे होम मिनिस्टर जो आपके अमित शाह जी है, और थर्ड नंबर पे होंगे आपके लीडर ऑफ अपोजिशन जो राहुल गांधी जी है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमिटी बताई थी और बनाने को कहा था, उसमें होम मिनिस्टर की जगह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। और बस बात यही है, मुद्दा भी यही है कि जैसे ही ज्ञानेश कुमार जी का अपॉइंटमेंट हुआ तो राहुल गांधी जी के द्वारा यह कहा गया कि जो वर्तमान समय की कमिटी है वो भी अपने आप में एक बायस्ड नेचर की है। इसी कारण मैं उनके इस अपॉइंटमेंट को चुनौती देता हूं और इसी को आधार बनाते हुए, उनके इस अपॉइंटमेंट को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन को लगा दिया गया और इनके इस अपॉइंटमेंट को चैलेंज कर दिया गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहले कैसे आपके चीफ इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट होता था और वर्तमान समय में जो नया नियम बना है 2023 में, जिसका नाम क्या है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट, जिसमें आपके ये 3 मेंबर है, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन। उनके इन्हीं की रिकमेंडेशन पर एक नाम तय किया गया है ना। अब राहुल गांधी जी का इसमें यह कहना है कि इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, इन लोग ने अपने ही आप में एक नाम चुना और डायरेक्ट प्रेसिडेंट को भेज दिया। और प्रेसिडेंट ने भी हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी ने इनके नाम पर मुहर लगाते हुए उन्हें एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट भी कर दिया, वो भी 17 फेब को। अब 17 फरवरी को जैसे ही इनका अपॉइंटमेंट हुआ है तो ये अपना ऑफिस 19 फेब को होल्ड करेंगे और लगभग 26 जनवरी 2029 तक ये अपना कार्यभार संभालेंगे। तो वर्तमान स्थिति में ये जो पूरा मुद्दा उठा है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी अपॉइंटमेंट प्रोसीजर को लेकर उठाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कहा था, केंद्र सरकार ने ठीक वैसे ही प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इनका अपॉइंटमेंट नहीं किया है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट में इनके अपॉइंटमेंट को लेकर चैलेंज तक कर दिया गया है। तो दोस्तों, आप अपना क्या व्यू रखते हैं उनके इस अपॉइंटमेंट को लेकर, और क्या आप समझते हैं कि कैसे आने वाले समय में हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो किस तरीके से और किस ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना चाहिए ताकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी को अपन सेटिस्फाई कर सके। जरूर कमेंट करके बताइएगा आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।